गुड मॉर्निंग। आज एसपीएस की क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जो है पढ़ रहे हैं, जिसका आज चौथे नंबर फर्स्ट लेसन का फोर्थ लेक्चर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम लोग कल पढ़े थे रासायनिक क्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमने आप लोगों को संयोजन या योगात्मक क्रिया, वियोजन के प्रकार, प्रतिस्थापन, एकल प्रतिस्थापन, द्विप्रतिस्थापन, इसके बाद ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और प्रत्येक का उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया था और ये भी बताया था कि कैसे आप लोग रासायनिक क्रियाओं को देखकर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये योगात्मक क्रिया है, ये वियोजन क्रिया है, ये प्रतिस्थापन क्रिया है, या ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी क्रिया है। उसके बाद हम लोगों को आज पढ़ना है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण के लिए निम्न तरह के कंडीशन होते हैं। पहला, वे रासायनिक क्रिया जो ऑक्सीजन से जुड़ता हो, संयोजन करता हो। क्या बोला? फर्स्ट कंडीशन कि वही रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन संयुक्त होता है। दूसरा, वे रासायनिक क्रिया जिसमें ये ऋण विद्युती का मान, ऋण विद्युती का मान बढ़ता है, तीसरा, वे रासायनिक क्रिया जिसमें हाइड्रोजन जो है पृथक होते हैं, हाइड्रोजन जो है पृथक होते हैं। तीसरा, इसमें धन विद्युती का मान घटता है, कम होता है। चौथा, इसमें धन विद्युती का मान घटता है। पांचवा है वे रासायनिक क्रिया जिसमें परमाणु अथवा अणु जो है या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ऐसे रासायनिक क्रिया को हम लोग जो है ऑक्सीकरण। फिर सुनिए, वे रासायनिक क्रिया जो परमाणु और अथवा आयन इलेक्ट्रॉनों को पृथक करते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऐसे रासायनिक क्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। इस ऑक्सीकरण प्रक्रिया में हमने निम्न कंडीशन बताया। पहला, ऑक्सीजन का संयोजन होता है। दूसरा, ऋण विद्युती का मान बढ़ता है। तीसरा, इसमें धन इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। चौथा, इसमें हाइड्रोजन पृथक होता है। धन विद्युती का मान घटता है। और पांचवा, मैंने बोला कि किसी पदार्थ के अभिक्रिया के दौरान परमाणु अथवा अणु का जो है आयनों में इलेक्ट्रॉन जो है पृथक होते हैं, सेपरेट होते हैं। ऐसे कंडीशन जिन रासायनिक क्रिया के अंदर होती है उसको हम लोग ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखा जाए, SnCl2 plus Cl2 is equal to SnCl4। देखिए
SnCl2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू SnCl4। इसमें ये धन विद्युतीय वाला मान होता है, इसमें ऋण विद्युतीय वाला मान है। तो इसमें केवल जो है Cl2 अर्थात ऋण विद्युतीय का मान केवल 2 ही था, लेकिन अक्रिया के बाद Cl के अणु इसके साथ जुड़ गए और जुड़ करके Sn के साथ Cl की मात्रा 4 हो गई। अतः पहले ऋण की मात्रा 2 थी, अक्रिया के बाद ये जो Cl ऋणात्मक की मात्रा 4 हो गई। तो ऋणात्मक की मात्रा जब बढ़ेगी तो वो जो है आपका ऑक्सीकरण होगा। समझ में आई? एक बार और समझ जाइए। SnCl2 प्लस Cl2 में Cl की मात्रा केवल 2 परमाणु थे ऋणात्मक रूप में, ये 2 Cl और इसके साथ जुड़ गए तो Cl की मात्रा 2 से जो है 4 हो गई। यहां पर ये धन आयन वाला के साथ ऋण आयन वाला Cl है और Cl संयोजन के बाद इसकी मात्रा पहले की अपेक्षा ये बढ़ रही है, अर्थात ऋण विद्युतीय का मान बढ़ रहा है। तो ऋण विद्युतीय का मान बढ़ रहा है, इसलिए यह एक जो है ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। दूसरा है एक और उदाहरण, MnCl2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2 या यहां पर है 2H2O MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। यहां पर देखें Mn के साथ O की संयोजकता या Mn की संयोजकता 4 है। यहां पर जो है Cl की मात्रा 2 है और Cl जो है यहां पर 2 हो गया। इसमें का ऑक्सीजन जो है ये निकल रहा है, अतः यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी। यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी। ऐसे ही Zn प्लस CuSO4 Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। ये जो है पहले की अपेक्षा ये धन विद्युतीय का मान बढ़ रहा है, इसलिए यहां पर भी ये जो है ये ऑक्सीकरण क्रिया होगी। Na इज इक्वल टू प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये Na पावर प्लस हो गया, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए यहां पर जो है ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया। अतः ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ये कंडीशन होना आवश्यक है। पहला, ऑक्सीजन की संयोजन हो, दूसरा ऋण विद्युतीय का मान में बढ़ोतरी हो, तीसरा इसमें हाइड्रोजन निकलता हो, त्यागता हो हाइड्रोजन आयन के रूप में, धन विद्युतीय का मान घटता हो तथा अणु परमाणु या आयन में ये जो है उसके आयनों के अनुपात में कमी होती हो, ये कंडीशन जिसमें होंगे वह जो है ऑक्सीकरण होगा। जैसे एग्जांपल दिया SnCl2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू SnCl4। यहाँ पर Cl के ऋण विद्युतीय का मान बढ़ रहा है, इसलिए यह ऑक्सीकरण क्रिया है। MnO2 प्लस 4HCl, यहाँ पर भी जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, 4HCl Cl2 की मात्रा जुड़ रही है, इसके वजह से यहाँ पर भी ऑक्सीकरण क्रिया होगी। ये धन विद्युतीय का मान बढ़ रहा है, घट रहा है,
ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। जेलियम में यानी सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये ऋण विकृति का मान जो है निकल रहा है, अर्थात धन विकृति का मान बढ़ रहा है, इसलिए ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कंडीशन होता है। हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद है दूसरा, इसमें लिखे हैं अपचयन प्रक्रिया। अपचयन रिडक्शन अपचयन प्रक्रिया, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के ठीक अपोजिट होता है। अर्थात इसके लिए हम एक शब्द में कह देंगे कि वह अभिक्रिया जिसका परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अपचयन कहते हैं। क्या मैंने बोल दिया? वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, अर्थात उसका परमाणु अणु अथवा आयन किसी अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को लेकर के उन इलेक्ट्रॉनों को वृद्धि करता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को वृद्धि करने वाले रासायनिक अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया के कंडीशन निम्न होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोजन होता है। हाइड्रोजन का संयोजन होता है, उसमें क्या होता था? ऑक्सीजन का संयोजन होता था। इसमें क्या बोल रहा हूं? हाइड्रोजन का संयोजन होता है। पहला कंडीशन। दूसरा है इसमें धन अर्थात परमाणु के धन विद्युतीय अयवों के अनुपात में वृद्धि होती है। धन विद्युतीय अवयव कंपोनेंट्स के अनुपात में वृद्धि होती है। तीसरा कंडीशन है कि इसमें ऋण विकृति का मात्र किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होता है। किस पदार्थ के अयवों से, कंपोनेंट या अवयव से ऑक्सीजन पृथक होता है, पृथक होता है। चौथा कंडीशन है कि पदार्थ में ऋण विद्युतीय का अनुपात, पदार्थ में ऋण विद्युतीय का अनुपात कम होता है, कम होता है। पांचवा अर्थात वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि करते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। फिर से एक बार, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के दौरान हाइड्रोजन आयन का संयोजन होता है, धन विद्युतीय अयनों के अनुपात में वृद्धि होती है, पदार्थों के अयनों से ऑक्सीजन पृथक होता है, पदार्थों में ऋण विद्युतीय का अनुपात घटता है, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणु परमाणु या आयन किसी इलेक्ट्रॉनों को लेकर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जो है अपचयन कहते हैं। जैसे
उदाहरण तौर पर CuCl2 प्लस Cu इज इक्वल टू Cu2Cl2। यहां पर देखेंगे CuCl2, Cu की धन वृत्ति का मान यहां पर 2 है, तभी क्योंकि Cl की संयोजकता 1 होती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 क्लोरीन के और अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को लेंगे। अब ये धन वृत्ति यहां पर क्या हो गया कि Cu के साथ जब संयोजन किया तो Cu की भी मात्रा Cl2 की मात्रा दोनों बराबर बराबर, Cu2 Cl2 की मात्रा बराबर बराबर हो गई, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की भी मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। अतः यहां पर धन वृत्ति का मान 2 और यहां पर क्रिया के उपरांत ये धन वृत्ति का मान घट करके 1। अतः जो है धन वृत्ति का मान या जो है कम हुआ है, इसलिए ये जो है अपचयन क्रिया क्या होगी, अपचयन क्रिया होगी। अब ऐसे ही दूसरा है ZnO प्लस C इज इक्वल टू CO2, अर्थात जो है Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। यहां पर क्या हो रहा है, यहां जिंक ऑक्साइड है, जो जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया किया और कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए और Zn यहां पर जो है अलग हो गया, इसलिए यहां पर जो है अपचयन क्रिया है। ऐसे ही यहां पर जो है Na और प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Na, ये हो गया। अर्थात जो है यहां पर Na पावर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और लेने के बाद Na हो गया, अर्थात ये जो है ये 2-8 नियान की स्थिति में था, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये सोडियम की स्थिति में आ गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन धन वृत्ति का मान यहाँ पर बढ़ा, इसलिए ये यहाँ पर आपका अपचयन क्रिया। फिर से सुन लीजिए एक बार और रिविजन कर रहा हूं। वह रासायनिक क्रिया जिसके परमाणु या अणु या आयन किसी अन्य परमाणुओं से संयोजन करके इलेक्ट्रॉनों को लेकर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा को बढ़ाते हैं, उसको हम अपचयन क्रिया कहते हैं। अपचयन क्रिया के लिए निम्न कंडीशन की आवश्यकता होती है। पहला, यह अन्य तत्वों के परमाणु हाइड्रोजन का संयोजन होता है, हाइड्रोजन संयुक्त होता है। दूसरा, धन वृत्ति अयनों का अनुपात में वृद्धि होती है। तीसरा, पदार्थों के अयनों से ऑक्सीजन पृथक होते हैं। चौथा, पदार्थ में ऋण वृत्ति का अनुपात कम होता है। पांचवा, वह रासायनिक क्रिया जो इलेक्ट्रॉनों को लेकर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाते हैं। ये सभी कंडीशंस अपचयन के अंतर्गत होती है। ये अपचयन प्रक्रिया जो है कहलाती है। अब इसके बाद ऑक्सीकारक किसको कहते हैं, अपचायक किसको कहते हैं, कौन कौन से ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, कौन कौन से अपचायक पदार्थ होते हैं। उम्मीद है कि ये अपचयन भी आप लोग जो है समझ में आ गई होगी। ऑक्सीकरण और अपचयन में निम्न अंतर है। उसमें ऑक्सीजन से संयुक्त होता है, इसमें हाइड्रोजन संयुक्त होता है। उसमें ऋण वृत्ति का मान जो है बढ़ता है, इसमें धन वृत्ति का मान बढ़ता है। उसके पदार्थों में ऑक्सीजन पृथक होते हैं, ऑक्सीजन संयुक्त होते हैं, इसमें ऑक्सीजन का पृथक होता है। इस पदार्थों में ऋण वृत्ति का अनुपात ऑक्सीकरण में बढ़ता है और अपचयन में घटता है। ये अंतर होता है ऑक्सीकरण और अपचयन में। अब ऑक्सीकरण और अपचयन को हमको उम्मीद है कि आप लोग दोनों को अंतर भी समझ लिए होंगे। अंतर जो है स्पष्ट कर लेंगे। पूछा जाए कि ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अपचयन किसको कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आप इन कंडीशनों के आधार पर जो है उसको समझा सकते हैं।
ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोजन होता है, अपचयन में हाइड्रोजन का संयोजन होता है। ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय का मान बढ़ता है, अपचयन में धन विद्युतीय का मान बढ़ता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन पृथक होते हैं, अपचयन में हाइड्रोजन पृथक होते हैं। ऑक्सीकरण में जो है ये परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन अर्थात जो है देते हैं, इसमें उसमें ऋण विद्युतीय का मान घटता है, इसमें जो है ऋण विद्युतीय का मान जो है बढ़ता है। ये अंतर होता है ऑक्सीकरण और अपचयन में। अब इसके बाद ऑक्सीकारक इसको कहते हैं, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक में अंतर भी होता है। ऑक्सीकारक जो है वे पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करते हैं, अर्थात रासायनिक क्रिया में पदार्थ ऑक्सीकृत या अपचयित होने की प्रकृति के आधार पर इसको ऑक्सीकारक व अपचायक के रूप में बांटा जाता है। ऑक्सीकारक जिसमें वे पदार्थ होंगे जो ऑक्सीकरण करते हैं, रासायनिक क्रिया में स्वतः अपचयित हो जाते हैं, वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे 2KBr प्लस Cl2 इज इक्वल टू K2KCl प्लस Br। उदाहरण से समझेंगे। हमने बोला परिभाषा में ऐसे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे अयवों को हटा देगा, जो हटाने वाला होता है वो ऑक्सीकारक है। जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड को क्लोरीन के साथ क्रिया कराई गई तो ये क्लोरीन पोटेशियम के साथ क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड बनाए और यहां पर जो है Br ब्रोमीन को हटा दिया। तो किसके द्वारा ब्रोमीन हटा? क्लोरीन के द्वारा। इसलिए क्लोरीन यहां ऑक्सीकारक है। क्लोरीन क्या होगा? ऑक्सीकारक। अब ब्रोमीन जो हट रहा है वो क्या होगा? अपचयन। समझ में आया? जो हटाता है वो ऑक्सीकारक और जो हटता है वो अपचायक है। समझ में? जैसे इसके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ हैं, जो रासायनिक पदार्थ ये जो है ऑक्सीकारक के रूप में जो है काम करते हैं। वो ऑक्सीकारक वाले पदार्थों में बहुत ऐसे पदार्थ हैं, जैसे आपका जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीकारक होता है। ओजोन है, ऑक्सीकारक होता है। ये जो है आपका पोटेशियम डाइक्लोरेट है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीकारक होता है। पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4, ये भी ऑक्सीकारक होता है। ऐसे बहुत से ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो ऑक्सीकारक के रूप में ये उपयोग होते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में ये भाग लेते हैं। जबकि ऑक्सीकारक के अतिरिक्त अपचायक जो होता है, इसको हम लोग पढ़ें तो ये देखेंगे कि वे रासायनिक क्रिया जिसमें अन्य पदार्थों को अपचयन अर्थात अपक्रिया के दौरान स्वयं जो है ऑक्सीकृत हो जाता है, हट जाता है। जो ऑक्सीकृत होता है वो अपचायक कहलाता है। जैसे 2HgCl2 प्लस Hg प्लस जो है यहाँ पर SnCl2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर Hg2Cl2 प्लस Hg2Cl2 प्लस यहाँ पर आपका होगा
SnCl4, यहाँ गौर करिएगा कि यहाँ SnCl2 अपचायक है, क्योंकि SnCl2 को SnCl4 में जो है आश्रित कर देगा। यह HgCl2 अपचायक, क्योंकि यहाँ Hg SnCl2 के साथ SnCl4 में जो है ये बदल दे रहा है, तो HgCl2 एक अपचायक हुआ है जो ये SnCl2 को SnCl4 में आश्रित कर दे रहा है। तो मर्क्यूरस क्लोराइड इसको जो कहेंगे वह यहाँ अपचायक के रूप में जो है काम कर रहा है ना। अपचायक के रूप में मतलब ये केवल SnCl2 था, ये SnCl2 जो है ये इसमें का Cl2 को हटा करके ये किसमें भेज दिया, SnCl4 के रूप में बदल दिया। तो जो हटाने वाला है वो अपचायक ना, जो हटने वाला जो हटा वो अपचायक हुआ, और जिसके द्वारा हटाया गया वो आक्सीकारक होता है। यही अंतर होता है आक्सीकारक और अपचायक। जो हटा आक्सीकारक, जो जिसके द्वारा हटाया गया वो आक्सीकारक, और जो हटा वो अपचायक होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आक्सीकारक एवं अपचायक दोनों अपने, अर्थात इसको हम रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रासायनिक प्रक्रिया जिसमें आक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, ये दोनों एक ही समीकरण के अंदर जो है ये पूरा होता है, उसको हम लोग आक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे HgCl2 प्लस SnCl2 is equal to Hg2HgCl2 प्लस SnCl4। यह एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें आक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, इसलिए इसको हम लोग रिडक्स प्रक्रिया कहते हैं। जैसे Sn, यहाँ पर Sn की संयोजकता 2 है, यहाँ पर Sn की संयोजकता 4 है, अर्थात धन विद्युती का मान क्या होगा, बढ़ रहा है। तो धन विद्युती का मान बढ़ रहा है तो आक्सीकरण होगा। यहाँ पर आपका देखें, यहाँ मैंने बोला कि धन विद्युती का मान बढ़ गया, का मान बढ़ गया। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है HgCl2, यहाँ Hg2Cl2, Cl ऋण विद्युती का मान यहाँ पर घट रहा है, तो ऋण विद्युती का मान यहाँ पर घट रहा है, ऋण विद्युती का मान घट रहा है, तो ये जो है अपचयन। तो दोनों तरह की क्रियाएं एक ही समीकरण के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए इसको हम लोग रिडक्स रिएक्शन कहते हैं, आक्सीकरण अपचयन या रिडक्स प्रक्रिया कहते हैं। ये रिडक्स और ये क्रिया में आक्सीकरण भी होगा और अपचयन होगा। अब इसका दैनिक जीवन में क्या क्या जो है महत्व है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग देख लें। पहला प्रभाव जो है संक्षारण, कोरोशन। कोरोशन क्या है, आप लोग देखते होंगे प्रकृति के अंदर बहुत ऐसे धातुएं हैं जो प्रकृति में धीरे धीरे वायु से जल से क्रिया करके क्षरण होती है। ऐसे क्षरण की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। आप देखते हैं कि लोहे की कोई भी बनी हुई वस्तु को जल में या वायु में छोड़ दें तो वो जो है लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है,
ऑक्साइड जब बनता है धीरे धीरे वो क्षरण होता रहता है। ये ऑक्सीकरण क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण क्रिया। इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को बचाने के लिए हम लोग तरह तरह के उपाय भी करते हैं। पहला या तो पेंट करके उसके क्षरण को रोकते हैं, दूसरा मिश्र धातु बना करके रोकते हैं, तीसरा गैल्वेनीकरण करके रोकते हैं कि वह प्रकृति के अंदर जो उसका क्षरण हो रहा है उसको रोका जाए और उस धातु की बनी हुई वस्तुओं की आयु को बढ़ाया जाए। ऐसे संक्षारण की प्रक्रिया जो है ये होती रहती है। दूसरा होता है विकृति गंधा, विकृति गंधता। विकृति गंधता इसको क्या होता है? इसको रैनसिडिटी, रैनसिडिटी, रैनसिडिटी का मतलब क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि घरों में तरह तरह के आयली चीजें जो है बनाई जाती है। पूड़ी बनता है, पकौड़ी छानी जाती है, हुआ बनता है। बहुत से ऐसे आयलों के द्वारा तल करके वह खाद्यान्न को बनाते हैं। लेकिन इन आयली बनी हुई वस्तुओं को हम लोग अधिक समय तक छोड़ दें तो वह वायु के साथ क्रिया करके उसमें अलग तरह के स्मेल आने लगता है। ये स्मेलिंग जो होने लगती है उसी को ही जो है हम विकृति गंधता कहते हैं। ये विकृति गंधता से वह खाद्यान्न ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्सीकृत हुआ और ये ऑक्सीकृत होकर के जो है वह नष्ट होने लगता है। इसके लिए हम लोग क्या क्या अपना सकते हैं? खाद्य पदार्थों को ऐसे डिब्बे में पैक में बंद करें कि उसमें जो है वायु का संसर्ग न हो। इससे हम लोग जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। दूसरा है कि अधिक ताप पर पके हुए खाने को जो है हम पात्रों में, प्रशीतल पात्रों में रखें। तीसरा है खाद्यों को जैसे आलू के चिप्स, अन्य तरह के जो है कुरकुरे आप लोग खाते हैं, उन वो जो है चिप्स के अंदर, कुरकुरे के अंदर वायु न भर करके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है कि उससे क्रिया कर उसके अंदर दुर्गंध न आए और उसकी ऑक्सीकरण से होने वाले क्षय को हम लोग जो है रोक सकते। ऐसे ही खाद्य पदार्थों के पके हुए भोजन को सूर्य के प्रकाश में जो है संपर्क से बचा सकते हैं और भी BHA या BHT जैसे रासायनिक पदार्थों को डाल करके उस खाद्य प्रसंस्करण को जो है किया जा सकता है जो वायु के साथ संचारण को जो है रोकता है और खाद्यान्नों को अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखने में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया के द्वारा हम लोग संचारण को, ऑक्सीकरण को रोक करके भी जो है हम लोग वो वस्तुओं को नष्ट होने से, खराब होने से ये बचा सकते हैं। ये चैप्टर आज आप लोगों का समाप्त हो रहा है। इस चैप्टर में हम कुछ वर्क देंगे जिसमें समीकरण देंगे। उस समीकरण को आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा कि किस प्रकार का ये समीकरण है, ये संयोजन है, व्यवस्थापन है, ये आपका उष्मा क्षेपी है, उष्मा शोषी है या ऑक्सीकरण हो रहा है, चयन हो रहा है। ये सारे समीकरणों के द्वारा ही आपको आइडेंटिफाई करना होगा। थैंक यू।